की इन बढ़ती समस्याओं पे अभी तक किसी नेता या अधिकारी का ध्यान नहीं गया है और गांव वाले लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। साला 75 साल हो गया इस देश का आज़ाद हुए, लेकिन ये गांव आज भी गुलाम का गुलाम ही है। 150 करोड़ लोग इस देश में है, हजारों नेता है, गरीब जिए या मुए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए दादा, जो काम हजारों नेता नहीं कर पाया ना, देखिएगा एक दिन कोई आएगा जो अकेला इन सब पे भारी पड़ेगा। अच्छा बेटा, देखते हैं। यहाँ तक कि इस पानी का बदबू जो है लोगों के घरों तक जा रहा है। अब जरा एक बात सोचिए, इसी नदी के पानी से ना जाने कितने किसान जो है अपने फसलों का सिंचाई करते हैं। उनके घर के बच्चे उसी अनाज को खाकर के बड़े होते हैं और तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। जबकि इस देश में ना जाने कितने नियम और कितने कानून बनाए गए हैं नदियों और पर्यावरण को बचाने के लिए, फिर भी सालों साल से फैक्ट्रियों का कचरा जो है नदियों में बहाया जा रहा है। जलीय जीव मर रहे हैं, गांव के लोग परेशान हैं और ना जाने कहां गए कानून के रखवाले और पर्यावरण को बचाने वाले। वाह भाई, गांव के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। जय हिंद दोस्तों। अभी जो आप लोग ये जगह देख रहे हैं, नहीं ये कोई बंगाल की खाड़ी नहीं है, ये उसी गंडक नदी का किनारा है जहाँ से लगातार माटी का कटाई चल रहा है। अब इस लगातार हो रहे माटी की कटाई से किनारे जो है कमजोर होते जा रहे हैं और जब भी नदी का पानी लेवल से ऊपर आता है तो इसके साथ ना जाने कितने गांव के गांव जो है बह जा रहे हैं। अब हो ये भी सकता है दोस्तों कि ये जमीन किसी की अपनी निजी पर्सनल हो सकती है, लेकिन आप लोग जो ये चंद पैसों के लालच में कर रहे हैं, आपके इस लालच का कीमत ना जाने हर साल कितने गरीबों को अपनी जान दे करके चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों अब आप लोग इस रोड को ही ले लीजिए, ये हमारे गांव में आने जाने का सबसे मुख्य रोड है। इसका हालत के बारे में जो है आप लोग को बताने की जरूरत तो नहीं ही पड़ेगा, देखकर ही समझ में आ रहा है। तो अभी जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ एक बहुत ही लंबा चौड़ा जो है बांध बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसके ऊपर से हाईवे निकालने की तैयारी कर रही है सरकार। अच्छी बात है, विकास हो रहा है, लेकिन इसी विकास के जो है प्रक्रिया में कुछ जो बच्चे हैं वो अपने घर से बेघर होते जा रहे हैं। उसी तरह का जो है एक मामला लिए हमारे साथ एक बच्चा है, जिससे हम बातचीत करके जो है इसकी परेशानी जानने का कोशिश करेंगे। हाँ तो बाबू, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? भैया, वहाँ पे हमारा घर था, बांध बना टूट गया। बिजली हो या पानी, सड़क हो या शिक्षा, इन सब में सख्त कार्रवाई की जरूरत है इस गांव में। ए बेटा, ये कौन है जो अपने गांव के लिए इतना आवाज उठा रहा है? बोले थे ना दादा आपको, एक दिन कोई जरूर आएगा। सही बोला है बेटा, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। में लगातार बढ़ रहा है भ्रष्टाचार और ये सबूत है पुलिस की नाकामी का। ये कौन लड़का है इंस्पेक्टर साहब जिसको अपने जान का परवाह नहीं है? सर, ये महानवा गांव का छोटा सा लड़का है, गरीब घर का। इसका गांव में बहुत दिक्कत है, पूरा गांव गरीबी से लड़ रहा है। अच्छा, जब कोई नेता इस पर ध्यान नहीं दिया ना तो खुद आवाज उठाने पर मजबूर हो गया। तो ये बात है। हाँ सर, भले उसका रास्ता गलत है, मना इरादा नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। तब एसपी साहब, उस लड़के के बारे में सुने हैं कि नहीं? सुने हैं सर, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम कुछ भी करो लेकिन उस लड़के का आवाज खामोश कर दो। यस सर। लेकिन क्यों सर? क्योंकि ये लड़का सिस्टम के खिलाफ जा रहा है और हम सबके लिए खतरा है। ध्यान रखना, ऊपर से बड़े साहब के आदेश है। चिंता नहीं कीजिए सर, काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जय हिंद। इंस्पेक्टर साहब। यस सर। कुत्ते को जीने का अधिकार तब तक है जब तक वो पालतू है, वहीं कुत्ता जब आवारा हो जाए तो उसे मरना ही पड़ता है। यस सर। सर, उसके हाथ लगाएंगे ना, सारा लोग हम लोग का खिलाफ हो जाएगा। इसका टेंशन नहीं लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसका भी मेरे पास रास्ता है। इसका क्या मतलब है सर? पहले उसको पागल घोषित करेंगे, उसके बाद सीधे इनकाउंटर करेंगे।
का हुआ रे? काहे इतना परेशान लग रहा है? भैया पुलिस वाला आपको मारने के लिए पूरा तैयारी में लगा है सब। अच्छा, तो चक्रव्यूह रच दिया सब रे। अब तो अभिमन्यु को जंग में उतरना ही पड़ेगा, मगर खाली हाथ नहीं। भैया हमको ये सब ठीक नहीं लग रहा है। डर काहे रहा है? समाज में बदलाव ऐसे ही नहीं आता है। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, सूली पर चढ़ जाने में है। वैसे भी उस सब का लड़ाई कोई क्रिमिनल डाकू से है, कोई चोर उचक्का से है। उस सब का लड़ाई एक देश प्रेमी से है। तुम बस वो करो जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है भैया। जय हिंद दोस्तों। देखिए, हथियार उठाया जा चुका है। अब सिर्फ युद्ध होगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भगत सिंह सिर्फ उसी जमाने में होते थे, अब नहीं है। इसमें मेरा कुछ निजी स्वार्थ नहीं है। बस एक ही आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं ये लड़ाई लड़ते हुए मर जाऊं, तो मेरे शरीर पे पहला अधिकार देश की सेना का होना चाहिए, दूसरा पुलिस वालों का, और तीसरा इस देश के लोगों का। सर एक मौका हमको दीजिए समझाने के लिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, एक बार कोशिश कर लीजिए। नहीं समझेगा तो पता है ना क्या करना है। हाँ सर, अच्छे से पता है। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, ये ले लीजिए, चलाने में आसान रहेगा। आराम से आइए, डर का रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं। बैठिए। देखो तिवारी, ये सब तुमको जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दूंगा सर, लेकिन तब जब मेरी मांगें पूरी हो जाएंगी। बात के समझो तिवारी, ये सब तुमको मार देंगे। कोई बात नहीं सर, अगर मेरे मौत से भी इस सिस्टम में बदलाव आ सकता है तो ये मौत मंजूर है मुझे। ये नहीं मानेगा, आगे बढ़ो सब। बढ़ेगा आगे, हट पीछे, पीछे हट। उसको बोले पीछे हटने के लिए। रंगदारी करेगा रे साला, गोली चलाएगा। पता है गोली कैसे चलता है? आतंकवादी क्रिमिनल सबको पकड़ने में फटता है रे तुम सबका। छोटी बच्चियों का रेप करने वाले ना जाने कितना अपराधी आज भी खुलेआम सड़क पे घूम रहा है। उस सबको पकड़ने के बजाय साला उस सबसे पैसा लेके बैठ जाता है रे। यहाँ के गर्मी दिखा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, उठाइए अपना हिजड़ा सबका फौज और ले जाइए यहाँ से। हम अपना लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रखेंगे। सर ये क्या कर रहे हैं? ये सही वक्त नहीं है, चलिए यहाँ से। अपना अपना पोजीशन लो। क्या इंस्पेक्टर साहब, आपका हीरो आएगा कि नहीं? भैया भैया, आपको पुलिस चारों तरफ से घेर लिया है सब। पता है मुझे। अच्छा भैया, इतना कुछ हो रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है? आएगा सर, जरूर आएगा। इस देश में अगर लंबा उम्र जीना है ना, तो महात्मा गांधी बनकर जीना पड़ेगा। ना कुछ देखो, ना कुछ सुनो, ना कुछ कहो, सिर्फ सहो और चुप रहो। और अगर भगत सिंह बनोगे तो जवानी में तो मरना ही पड़ेगा। अब मुझे जाना होगा। आ गया सर। बोला था ना आपसे, वो भागने वाला में से नहीं है। भरत तिवारी, तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। हथियार डाल दो और तुम सिलेंडर हो जाओ। नहीं सर, तब तक नहीं जब तक मेरा मांग पूरा नहीं हो जाता। भरत तिवारी, तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है। हथियार फेंक दो और तुम सिलेंडर हो जाओ।
ये देखिए, ये साला सब हमको सरेंडर करवाने के लिए आया है और हम पे गोली चला रहा है सब। का रे, तुमको इतना बड़ा शरीर नहीं दिख रहा है? अगर मारना ही है तो सीने पे मारना। छुप के क्या आ रहा है रे? तुमको भागने वाला लग रहे हैं हम। निकल बाहर, सामने से आओ, यही मार देंगे। निकल बाहर, सामने से आओ। देखो तिवारी, तुम्हारा सारा मांग पूरा किया जाएगा। एक बार तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ये देखिए, ये एसएचओ साहब हैं और उनके बगल में उनका अधिकारी सब। ये लोग बोल रहा है कि मेरा सारा मांग पूरा करेगा, यानी गांव के मुखिया, सरपंच, वार्ड से लेकर के बड़ा बड़ा नेता और अधिकारी पे ये लोग कार्रवाई करेगा और समाज में बदलाव लाएगा। तो अब मैं ये शस्त्र आराम से छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन के लिए मैंने ये हथियार उठाया था वो दिन, वो सपना मेरा पूरा होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये हथियार छोड़ने के बाद मेरे साथ कुछ भी छल किया सब, कुछ भी गलत किया सब, तो आप लोग समझना कि इन जैसे लोगों के साथ क्या करना है। तो अब मैं अपना हथियार छोड़ रहा हूं। तो हथियार इन लोगों को दे दिया गया है और मैं फिर वापस आऊंगा और आप सबके लिए ऐसे ही लड़ता रहूंगा। तिवारी, तुम अपना फोन अंदर रखो। गोली मार दो इसे। उस सब पहले आपको पागल बतलाएगा, फिर आपको गोली मार देगा सब। सर, ये आपने क्या किया? उसको तो खाली पकड़ना था। इंस्पेक्टर साहब, देशद्रोहियों के लिए इतना हमदर्दी आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या रे भरतवा, तुम किस समाज के लिए जी रहा था और किस समाज के लिए मर रहा है? वो समाज जो तुम्हारे आखिरी समय में भी तुम्हारे साथ नहीं है, या वो समाज जो 1000 रुपया में नेताओं के हाथ बिक जाता है? सही कहा सर, गांव के लोगों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वो बहुत भोले होते हैं, सही गलत का फर्क नहीं समझ सकते। तभी तो तुम्हारे जैसे लोग कंधे पे गमछा और सर पे टोपी लगाकर आते हैं और उन्हें चंद पैसों में खरीद लेते हैं, फिर उन्हें बेवकूफ बनाकर झूठे सपने दिखाते हैं और अपना कीमती वोट दे करके तुम सबको गद्दी पर बैठाते हैं और तुम साला सब उसी गद्दी से गद्दारी करता है। साला रस्सी तो जल गया लेकिन उसका बल नहीं गया। इसको इतना मारो कि अपने जान का भीख मांगे। सर जाने दीजिए ना, मर जाएगा सर, जाने दीजिए। रुको साहब, उठाओ इसको। तिवारी, उम्मीद है तुमको स्वर्ग नसीब होगा। मेरे स्वर्ग का तो पता नहीं, पर मेरे मरने के बाद जो हजारों भरत तिवारी पैदा होंगे वो तुम्हें जीते जी नरक जरूर दिखाएंगे। बहुत हुआ। मेरी ये पदयात्रा हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत को समर्पित है।
कोरोना वैक्सीन के पहले परीक्षण के लिए मैं अपने शरीर को अपनी मर्जी और अपनी खुशी से समर्पित करना चाहता हूँ।